गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग का सेट नंबर 21 है। आज भी हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटक मार्तंड वर्मा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने अन्नादुरै, रामन पिल्लई, पद्मनाभ पिल्लई और रामास्वामी नायकर। तो आप लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन में अन्नादुरै है वो जस्टिस पार्टी, जिसका नाम आगे चल के द्रविड़ कड़गम होगा, फिर आगे चल के द्रविड़ मुन्नेर कड़गम होगा, उसके सदस्य रहे हैं। ठीक है। और जो आपके रामन पिल्लई है, इन्होंने मार्तंड वर्मा नामक नाटक लिखा। और जो तीसरा ऑप्शन है पद्मनाभ पिल्लई, ये भी जो वहां पे नायरों को लेकर आंदोलन चलता है केरल में, उसके एक बहुत ही सक्रिय सदस्य होते हैं। इन पद्मनाभ पिल्लई और रामकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व में ये जो आंदोलन होता है वो बहुत ही तीव्र हो जाता है। ठीक है। जिसमें से जो पद्मनाभ पिल्लई है, 1914 में इनके द्वारा नायर सर्विस लीग की स्थापना की जाती है। ठीक। जो चौथा ऑप्शन है रामास्वामी नायकर, आप लोग इनके बारे में जानते हैं। ये आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वायकोम सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो रामन पिल्लई है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है, स्त्री शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कोलकाता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। दूसरा ऑप्शन है, जे बेथ्यून ने 1849 ईस्वी में कोलकाता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। वो मिसप्रिंट हो गया। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेथ्यून स्कूल के सचिव रहे। तो इसमें से जो क्या है, इस चारों के चारों ऑप्शन क्या है, ये सत्य है। ठीक है। महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है ताराबाई तिलक, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। तो आप लोग देखेंगे कि ताराबाई ने एक बुक लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना, जो कि 1882 में पब्लिश होती है। तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। गणेश उत्सव जो कि 1893 में प्रारंभ हुआ उससे, और 1895-96 में जो शिवाजी उत्सव प्रारंभ होता है उससे जुड़े हुए हैं। होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही 1925 के कानपुर अधिवेशन में, और यही जो है लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रही थी महिला मताधिकार के लिए। ठीक है। और जो आपकी एनी बेसेंट है वो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, चाहे वो इंडियन हो चाहे विदेशी। उसमें प्रथम कौन है? एनी बेसेंट है, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन का क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरुवायूर सत्याग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास उक्त सभी, के कलप्पड़, पी कृष्ण पिल्लई, ए के गोपालन। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो तीनों लोग हैं 1931 में हुए गुरुवायूर सत्याग्रह से संबंधित हैं, जिसमें जो समझौता होता है 1936 में होता है। और जो त्रावणकोर के राजा होते हैं सारे हिंदुओं के लिए केरल के सभी मंदिरों को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं कि वो सारे लोग उसमें जा सकते हैं। ठीक है। तो इसका उपरोक्त सभी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह कथन, यद्यपि केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी दौलताबाद पहुंचा, तथापि अभी लोग तथा अभी लोग शहर को उपजाऊ और समर्थ बनाने में समर्थ हुए। मतलब कि ये लोग, इतने लोग ही 10% ही जनसंख्या पहुंचा देवगिरी से दौलताबाद, सॉरी देवगिरी दौलताबाद, मतलब वो उसी का उपनाम है, वहां पहुंचा और ये लोग शहर को उपजाऊ और समर्थ बनाने में समर्थ हुए। ये कथन किसका है? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, मलिक इसामी, इब्न बतूता और शमशेर सिराज अफीफ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें से किस सुल्तान के मकबरे में दोहरे गुम्बद का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसी मकबरे में दोहरे गुम्बद का प्रयोग हो रहा है तो सिकंदर लोदी के मकबरे में हो रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा रैपिड टाइप करेंगे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, और बाकी हम लोग जल्दी जल्दी ये टेस्ट सीरीज को करेंगे आज। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सल्तनत कालीन किस प्रकार के स्थापत्य में स्मारक की बाहरी दीवार को अभ्रक से सजाते थे? तो ऑप्शन है तुगलक स्थापत्य, लोधी स्थापत्य, सैयद स्थापत्य और खलजी। तो आप लोग देखेंगे कि लोधी स्थापत्य में बाहरी दीवार को अभ्रक से सजाया जाता था, और तुगलक काल की जो प्रमुख विशेषता है ढलवा और निम्न कोटि के पत्थरों का प्रयोग है। ठीक है। ढलवा दीवार और निम्न कोटि के पत्थरों का प्रयोग। तो इसका सही ऑप्शन है लोधी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी
स्थानांतरित की, क्योंकि वह संपूर्ण दक्षिण भारत को विजय करना चाहता था। दिल्ली के लोग उसकी पसंद नहीं करते थे। मंगोल के निरंतर आक्रमण से दिल्ली सुरक्षित स्थान नहीं था। देवगिरी व्यापार की दृष्टि से उपयुक्त स्थान था। तो आप लोग देखेंगे कि लगातार जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, और अंतिम मंगोल आक्रमण भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में माना जाता है कि हुआ है, ठीक है, और जिसको नेगोशिएट करके मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, वापस भेज देता है। तो आप लोग देखेंगे कि वो मंगोलों के निरंतर आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करना चाहता है, दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन अब इसके बारे में उस समय के इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। जैसे फरिश्ता कहता है कि उसके जो सहायक थे उन्होंने देवगिरी के बजाय उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। इसके अलावा इसामी कहता है कि वो दिल्ली की जो जनता थी उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए, जो बार-बार विद्रोह हो रहे थे, उसको रोकने के लिए वो दिल्ली से दौलताबाद जा रहा था। इसके अलावा जो इब्न बतूता है, वो कहता है कि इतने भद्दे-भद्दे लोग पत्र लिखते थे बादशाह को, दिल्ली के लोग, कि वो परेशान हो गया था और उनको दंडित करने के लिए अपनी राजधानी कहाँ लेके गया, दौलताबाद लेके गया। लेकिन जो बर्नी है, वो कहता है कि जो दौलताबाद था, वो साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जा रहा था, दौलताबाद ले जा रहा था। आप लोग देखेंगे कि इन्हीं सब ऊट-पटांग कार्य के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसामी ने इसको काफिर कहा, क्योंकि इसने कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों को भी परेशान किया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको नाकाम परियोजनाओं का कर्ता-धर्ता कहा, सॉरी, बर्नी ने इसको नाकाम परियोजनाओं का कर्ता-धर्ता कहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है मंगोलों का निरंतर आक्रमण वाला, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन है सी एन मुदलियार, टी एम नायर और पी त्यागराज। तो आप लोग देखेंगे कि 1917 में बनने वाली जस्टिस पार्टी से ये तीनों लोग क्या हैं, संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग जस्टिस पार्टी की बात करें तो इसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। जो जस्टिस पार्टी है आगे चल के 1937 में इसके अध्यक्ष बनते हैं रामास्वामी नायकर, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1944 में सी ए अन्नादुरै ने जस्टिस पार्टी का नाम बदल के क्या रख दिया, द्रविड़ कड़गम। अब 1949 में इनका मतभेद हो जाता है किससे, रामास्वामी नायकर से। तो जब रामास्वामी नायकर से इनका मतभेद हो जाता है तो इस पार्टी का नाम बदल के वो अपना अलग हो जाते हैं जस्टिस पार्टी से या द्रविड़ कड़गम पार्टी से, और एक नई पार्टी बनाते हैं द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, जिसको हम लोग डीएमके कहते हैं, जिसकी वर्तमान में सरकार है कहाँ पे, तमिलनाडु में, और उनके मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तो आप लोग देखेंगे कि डीएमके 1969 तक चलती है, जब तक सी अन्नादुरै जिंदा है। लेकिन जैसे ही सी अन्नादुरै की मृत्यु होती है, एम करुणानिधि वहां के बनते हैं चीफ मिनिस्टर, और 2-3 सालों के बाद ही पॉलिसी में परिवर्तन होता है, और जो कुछ सी अन्नादुरै के जो समर्थक होते हैं वो अलग होकर कौन सी पार्टी बना लेते हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, ठीक है, जिसको एआईडीएमके कहते हैं, जिसकी मुख्यमंत्री जयललिता रही हैं। और आप लोग देखेंगे कि इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं एआईडीएमके के, वो एमजीआर बोलते हैं, एमजी रामचंद्रन बनते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिस पार्टी का इतिहास है, ये अभी भी पार्टी है और सत्ता में आती रहती है। तमिलनाडु में 2 ही पार्टियां हैं, एक डीएमके और एक एआईडीएमके, जो बराबर एक दूसरे को कभी इसका कार्यकाल डीएमके का तो कभी एआईडीएमके का, तो वो चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस पार्टी आज अलग अलग नामों से ही जानी जाती है, लेकिन आज भी उसका अस्तित्व, कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा आज भी विद्यमान है, ठीक है। तो इसमें उक्त सभी सही होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमरोहा के निर्णायक युद्ध जिसमें मंगोल की पराजित हुई, अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व किसने किया था, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ऑप्शन है जफर खां, कुतलू खां, मलिक नायक, अली बेग। तो आप लोग देखेंगे कि एक हिंदू सेनापति है मलिक नायक, वो इस निर्णायक युद्ध में क्या कर रहा है, अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्त्री संघ का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैंने इसमें 3 ऑप्शन, चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, बार-बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सरोजिनी नायडू है, जो 1921 में राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना करती हैं महात्मा गांधी के सुझाव पर। और मैंने आप लोगों को बताया कि महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्य करती है, महिला मताधिकार के लिए लंदन तक जाती है, और देखेंगे कि इन्हीं के प्रयास से जो है महिलाओं को मताधिकार मिलता भी है, ठीक है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया था? ऑप्शन है समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगदूत और समाचार दर्पण। तो आप लोग देखेंगे कि संवाद कौमुदी और बंगदूत ब्रह्म समाज की पत्रिका है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, तो ये तो विरोध नहीं करेगी क्योंकि ये सती प्रथा का क्या कर रही थी? उन्मूलन का समर्थन कर रहे थे कि इसको खत्म किया जाए। लेकिन जो समाचार चंद्रिका है, जो कि धर्म सभा राधाकांत देव की पत्रिका है, ये जो है सती प्रथा के उन्मूलन का तीव्र क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव के लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आप लोग देखेंगे कि इसमें एक ऑप्शन है यथप्पन सहदर, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं की। ये नारायण गुरु का शिष्य है। ठीक है, नारायण गुरु का शिष्य, और इसी ने नारायण गुरु के ही जो कोटेशन थे उसी को मॉडिफाई कर दिया। नारायण गुरु ने कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, और यथप्पन सहदर ने क्या किया? ये बोल दिया कि ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर, और ये नारायण गुरु का ही क्या था? शिष्य था। अब जब बात हो रही है नारायण गुरु की, तो नारायण गुरु ने 1888 में अविपुरम आंदोलन को जन्म दिया था। ठीक है, और 1903 में इन्होंने जो है एक संस्था बनाई थी, जिसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने एक संस्था बताई थी, उसका नाम था श्री योग परिपालक। ठीक है, 1903 में ये बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यथप्पन सहदर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दलियाले फिरोजशाही, जिसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था, निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो मैंने इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को कई बार बता दिया कि ये फिरोज तुगलक के समय में इसका अनुवाद हुआ है और ये ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अभी मैंने आपको पीछे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया कि 1882 में ताराबाई शिंदे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वह साम्राज्य के केंद्र में स्थित है? तो अभी मैंने आप लोगों को पीछे इसका पूरा एक विस्तृत वर्णन बताया कि ईसामी ने क्या कहा, फरिश्ता ने क्या कहा, इब्न बतूता ने क्या कहा, बर्नी ने क्या कहा। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो कथन है किसका है, मैंने पीछे बताया आपको कि ये कथन बर्नी का है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? सवाल ये है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है जफर खान। ठीक है, जफर खान की मृत्यु हो गई थी। जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष 1937 में किसे चुना गया? अभी मैंने आपको पूरा जस्टिस पार्टी का इतिहास बताया पीछे। तो ऑप्शन है रामास्वामी नायकर, टी एम नायर, नारायण गुरु, त्यागराज। तो किसको बनाया गया? रामास्वामी नायकर को। ठीक है, अगला प्रश्न है। जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अजमेर, मांडू, आगरा और औरंगाबाद। तो आप लोग देखेंगे कि जहाज महल मांडू में स्थित है, जिसका निर्माण कौन करवाया? गयासुद्दीन शाह ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा वहां बाज बहादुर और रूपमती के महल भी स्थित है, जिसको नासिरुद्दीन ने बनवाया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है मांडू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं समान रूप से दिखती है क्योंकि उसमें मंदिरों को गिरकर उसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है? तो आप लोग देखेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसको एक मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उसी से प्राप्त सामग्री से उस 2.5 दिन के झोपड़े को बना दिया गया, उस मस्जिद को बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें हिंदू स्थापत्य का क्या है, पुट दिखाई देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति के होते हुए भी अरविपुरम में शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी? दो है, यह केरल की निम्न जाति पुलैया से संबंधित है तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब देख रहे हैं ऊपर ये ऑप्शन में दिया हुआ है कि शिव प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो पहला ऑप्शन सही है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति पूजा का क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने विरोध किया। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और मिस्टेक है, पुलैया जाति के नहीं थे, ये एजवा जाति से संबंधित थे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो केवल एक कथन है वही क्या है, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली ले गए अशोक के 2 स्तंभों का उल्लेख करते हुए यह लिखा है कि हजारों मजदूर शिल्पकारों और उच्च श्रेणी के इंजीनियरों के काम पर लगाया स्तंभ को टूटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर कच्ची खान और सरकंडे बांधे गए थे? तो ये अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है। जब उसको दिल्ली लेके जाया जा रहा था, तो ये सब जो चीजें की गई उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए, इसके बारे में इसका उल्लेख कौन करता है? तो आप लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक का कोई जो प्रॉपर समकालीन है वो कौन है? शम्स सिराज अफीफ है।
ठीक है, तो इसी की रचना में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ तथा बहिष्कृत हितग्राही सभा क्रमशः कब बनी थी? ऑप्शन है 1924, 1920, 1920, 1922, 1920, 1924, 1920, 1926। तो आप लोग देखेंगे कि 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और 1924 में बहिष्कृत हितग्राही सभा का गठन हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, 1920 और 1924। लेकिन इसके अलावा इन्होंने मूक नायक, द पीपल, बहिष्कृत भारत और भी बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है मुसलमान के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित हुए? ऑप्शन है मुंडन और विद्यारंभ, गर्भाधान और पुंसवन, सीमात्योन और जातकर्म, नामकरण और अन्नप्राशन। तो आप लोग देखेंगे कि मुंडन और विद्यारंभ से संबंधित है अकीका और बिस्मिल्लाह। ठीक है, अगला प्रश्न है मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या है जो मैं नहीं हूं और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा? यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? ऑप्शन है आराम शाह, सुल्तान रजिया, तुर्कानी चियलगानी और रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तुर्कानी चियलगानी के बारे में कहा जा रहा है। और तुर्कानी चियलगानी का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो इसामी की पुस्तक फुतुह सलातीन में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका प्रारंभ करवाया, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई, फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल को तोड़ के 2 नई मंजिलें बनवाई और सिकंदर लोदी भी इससे संबंधित है। तो ऑप्शन में एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचा गयासुद्दीन तुगलक जो कि इसके निर्माण से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी भारतीय द्वारा संपादित प्रथम दैनिक अखबार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन मिरर, इंडिया टुडे और वाम बोधनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडियन मिरर है, जो कि केशव चंद्र सेन द्वारा 1861 में प्रकाशित किया गया था। ये प्रथम दैनिक अखबार था। इसके अलावा एक ऑप्शन में आपको वाम बोधनी दिख रहा होगा, इसको उमेश चंद्र दत्त ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इसके प्रकाशक या संपादक कौन थे? उमेश चंद्र दत्त थे। करेक्ट ऑप्शन है इंडियन मिरर। अगला प्रश्न है जौनपुर का शाही किला उद्योग लिखित किस टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। जौनपुर का शाही किला निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, हुसैन शाह सरकी, अकबर, शेर शाह। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाया गया था। अगर आप जो कोई भगा भगा के देखा तो वो नहीं समझ पाएगा कि मैंने क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया था। कोई मेरी बातें सुनेगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है, 1944 ईस्वी में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ संघ किसने रखा था? तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको पीछे कि जस्टिस पार्टी क्या थी, इसका गठन कब हुआ, इसका नाम कैसे कैसे चेंज हुआ, आज भी कैसे ये विभिन्न रूपों में विद्यमान है। तो ऑप्शन आपके सामने सी एन मुदलियार, उक्त सभी सी अन्नादुरै और रामास्वामी नायकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी अन्नादुरै है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? तो ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। और ये जो अधिनियम है वो बन तो गया था डलहौजी के समय में, लेकिन पारित हुआ कैनिंग के समय में। और रेगुलेशन 15 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम रेगुलेशन, जो भी आप कह लीजिए, रेगुलेशन या एक्ट 15 के तहत पुनर्विवाह को क्या दी गई? मान्यता दी गई। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है नायर आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से? मैंने अभी आपको पीछे बताया, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में से केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है तुर्कालिक चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है? ये भी मैंने आपको अभी बताया। तबकाते नासिरी मिनाजुद्दीन सिराज की रचना है, फुतुह सलातीन इसामी की रचना है, किताबुल रहला इब्न बतूता की रचना है, खजाइन उल फुतुह जो है अमीर खुसरो की रचना है। तो इसमें से जो फुतुह सलातीन है इसामी की, इसमें तुर्कानी चियालगानी का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की राज के लिए हिंदू और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन है अब्दुल मलिक इसामी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी होगा या याह्या बिन अहमद सरहिंदी। तो आप लोग देखेंगे कि इसके राज्य के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता के द्वारा किया जा रहा है। और इब्न बतूता ने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का प्रांत जो है 23 भागों में विभक्त था। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो फिरोज शाह तुगलक था 1368 में जब चौथी मंजिल टूट जाती है बिजली गिरने से, तो उस बिल्डिंग को, चौथी मंजिल को तुड़वा के उसकी जगह 2 नई मंजिल बनवाता है, जिससे जो है ये इमारत 5 मंजिला हो जाती है। और पहले जब 4 मंजिला थी तो इसकी ऊंचाई 225 फीट थी, और जब ये 5 मंजिला हो गई तब इसकी ऊंचाई जो है 240 फुट हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरी अरसू नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है सी.एन. मुदलियार, बी.आर. शिंदे, रामास्वामी नायकर और नारायण गुरु। तो आप लोग देखेंगे कि जब ये आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में चला रहे थे रामास्वामी नायकर, तो इन्होंने पूरी अरसू नामक एक पत्र निकाला था। ठीक है। और इन्होंने एजवा और पुलैया जाति के लिए बहुत सारा काम किया और निम्न जातियों के लिए भी बहुत सारे मतलब सामाजिक सुधार कार्य किए, मंदिर में प्रवेश के लिए उनके लिए आंदोलन किया। और कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पलों से पीटा था। ठीक है। मतलब ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे एक तरह से। तो पूरी अरसू नामक पत्र किसने निकाला? रामास्वामी नायकर ने। अगला प्रश्न है, 1924 और 25 ईस्वी में केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया आंदोलन है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वायको 1924-25 में चला है, आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में चला है रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में, सॉरी ऊपर जो वायकोम सत्याग्रह है ये जो है, सॉरी इसको देख लेते हैं पहले, जो गुरुवायूर आंदोलन है आपका ये के कलप्पड़ के नेतृत्व में चला है 1931 में। ठीक है। तो जो वायकोम सत्याग्रह है ये 1924-25 में चला है, और आप लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी के मध्यस्थता से वहां की जो महारानी थी उन्होंने जो है मंदिर प्रवेश में वहां की निम्न जातियों को क्या दे दिया? अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है वायको। अगला प्रश्न है, किस, ये भी क्वेश्चन में स्प्रिंट टाइप हो गया है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो ऑप्शन है कादर खां, इकबाल मंद, कुतुब ख्वाजा और तारगी। तो आप लोग देखेंगे जो तारगी है जो 1303 में दिल्ली पे घेरा डालता है और दिल्ली के किले को घेर लेता है, और एक समय तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी पराजित हो जाएगा, लेकिन जो मंगोल होते हैं उनको किलों को घेरा डाल के कैसे जीता जाता है ये वाला तकनीक नहीं पता था, और आप लोग देखेंगे कि तारगी परेशान हो जाता है और वो घेरा उठा लेता है और वापस चला जाता है। तो कहा जाता है कि अगर तारगी कुछ समय और रुक जाता दिल्ली में तो अलाउद्दीन खिलजी क्या होता? परास्त हो जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति तथा एक ईश्वर का नारा दिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है रामास्वामी नायकर, सी अन्नादुरै, नारायण गुरु और रावण पिल्लई। तो आप लोग देखेंगे मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया, नारायण गुरु ने एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया, और इन्हीं के जो शिष्य थे यथप्पन सहदर उन्होंने क्या कहा? ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई ईश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये किसने कहा? तो ऑप्शन है एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी, जॉन सुलिवान और एल्गिन प्रथम। तो आप लोग देखेंगे कि जो एल्गिन प्रथम है इसका कार्यकाल 1862 से 63 है। इसके समय में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। जॉन सुलिवान, ये किसका एक फेमस कथन है कि हम जो कुछ भी गंगा से निचोड़ते हैं उसको टेम्स नदी लंदन में ले जाके क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लॉर्ड डलहौजी, ये एक तरह से देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का दूसरा सबसे अलोकप्रिय गवर्नर है, लेकिन इसने बहुत सारे कार्य किए जैसे डाक व्यवस्था, लोक निर्माण विभाग, तार व्यवस्था। ठीक है। और आप लोग देखेंगे लेक्स लोजी एक्ट भी इसी समय में पारित होता है, जिसमें कोई भी अगर ईसाई या कोई अन्य धर्म अपना लेता है तो उसको संपत्ति से निष्कासित, पारिवारिक संपत्ति से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो एल्गिन द्वितीय है इसका कार्यकाल है 1894 से 99 तक, और इसी ने एक कथन कहा है कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। इसी समय आप लोग देखेंगे कि 1897-98 में भयंकर अकाल पड़ता है और एक आयोग बनता है जिसको हम लोग लायल आयोग कहते हैं, जो अकाल से संबंधित है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है एल्गिन द्वितीय। तो आज हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और आप लोग अच्छे से मतलब कि प्रैक्टिस करिए इंडियन हिस्ट्री का। अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप लोग पढ़िए, लेकिन उसको आप बस केवल रिवीजन करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो अगर एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री से आए तो आपको बहुत नहीं उसमें अपना एक्यूरेसी सुधार पाएंगे, लेकिन अगर आप इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 140 में 120 प्लस क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं, जिसमें एकदम मतलब एकदम माइनर देखा जाए तो
वो रहता है कि अगर आप उसको नहीं समझ पाए तब आपसे गलती हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक बार में उसको क्लिक कर ले गए तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो ये तभी हो सकता है जब आप लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं। तो आपके पास 7-8 दिन का मौका है और 7-8 दिन आप पूरा इंडियन हिस्ट्री का आपके पास चाहे जो भी प्रैक्टिस सेट हो वही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा बस, जिसमें गलती कम से कम हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बनाने वाला और उसका जो आंसर दिया गया उसी में बहुत सारी गलती हो। ठीक है? तो आप कोई एक ऑथेंटिक बुक उठाइए जो प्रैक्टिस सेट हो, जिसके ज़्यादा ऑप्शन गलत ना हो और उसको मतलब बस आप प्रैक्टिस लगाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन वहाँ पे टैकल ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप खूब प्रैक्टिस करते हैं तो 140 पे 120 क्वेश्चन तो आराम से आप कर लेंगे और बाकी जो 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कहीं न कहीं एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न के विभिन्न जो राजवंश रहे हैं उनके पतन से संबंधित, विचारधाराओं से संबंधित प्रश्न आए हैं। ठीक है? तो इसके लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जिसको पढ़ना होगा वो अब तक ये सारी चीज़ें पढ़ चुका होगा। ये 2-4 दिन में करने वाली चीज़ नहीं होती है। विचारधारा आप 2-4 दिन में अपने अंदर नहीं ला सकते, ठीक है? लेकिन फैक्ट को आप रट सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का बुक पढ़िए डीएसएसपी के लिए और प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर सॉल्व करिए, ठीक है? थैंक यू।